हर सीट पर कांटे की टक्कर। कैसे सधेगा मुश्किल सीटों का समीकरण? कल मतदान, किसका होगा राजस्थान? कल होगा मतदान, किसका होगा राजस्थान। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। शाम के 5 बजने वाले हैं। बिग इलेक्शन फाइट में आप सबका स्वागत। कल मतदान होने वाला है, जिसे लेकर लगातार तैयारियां की जा रही है। साथ ही चर्चा उन सीटों की भी हो रही है जहां 2018 के चुनाव में बेहद ही कम मार्जिन से हार और जीत मिली थी। ऐसी ही 40 सीटों का विश्लेषण भी करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे ये 40 सीट पूरी सत्ता का समीकरण बदल सकती है। तो 40 सीट तय करेंगी हार और जीत का। कम मार्जिन वाली सीटों का गणित भी समझेंगे कि कैसे ये सीटें अफेक्ट करेंगी चुनावों को। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं चर्चा करते हुए। निरंजन पोद्दार साहब राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और सहयोगी भी कुछ ही समय में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले निरंजन पोद्दार जी, शुरुआत आपसे करते हुए, क्योंकि इससे पहले के अगर इलेक्शन पर नजर डालें तो निश्चित तौर पर जीत कांग्रेस की हुई थी, लेकिन अगर वोट परसेंटेज की बात करें तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं देखा गया था। और 40 सीटें ऐसी हैं जहां पर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है हार और जीत में। साथ में प्रियंका, आपको यह भी जोड़ना पड़ेगा कि जिस तरीके से पिछली बार जो कांग्रेस की कमान थी वो कहीं ना कहीं सचिन पायलट जी के हाथ में थी, और सचिन पायलट जी युवा जोश और जिस तरीके से उन्होंने पसीना बहाया था, गांव-गांव ढाणी ढाणी जाकर के जनता के साथ कनेक्ट किया था। और मेरे हिसाब से युवा राजस्थान, जब सचिन पायलट जी को ये लग रहा था कि संभावित मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी हैं, तो जो राजस्थान के जो यूथ था वो भी कांग्रेस के साथ बढ़ चढ़ करके उसने पूरा समझ लीजिए पूरा कांग्रेस का सहयोग किया। लेकिन इस बार के जो चुनाव है इनके अंदर 2-3 चीजें हैं प्रियंका जी। पहली बात तो ये है कि जो अशोक गहलोत जी ने, जो आखिरी वर्ष होता है, चुनावी वर्ष होता है, उसके दौरान जो भी कार्य किया है उस दौरान जनता को लगा है कि कार्य हुआ है, या समझ लीजिए तमाम घोषणाएं हुई है। चाहे वो 52 जिले बनाने की घोषणा है, चाहे वो 500 रुपए का सिलेंडर हो, और ये जीवीर वो जीवीर, जितनी भी घोषणाएं सारी की सारी अंतिम वर्ष में हुई है, जिसका जनता तक अभी तक, जिसको कहते हैं धरातल पे, उसका अभी पूरी तरह उसका वितरण अभी जनता को अभी उसको मिलना शुरू नहीं हुआ है। और दूसरी तरफ आपका ये मान के चलिए कि जो पिछली बार जहां से कांग्रेस मजबूत स्थिति में बहुत निकल करके उभरी थी, मैं बात कर रहा हूं गुजर बेल्ट की, वहां इस बार शायद वो गुजर बेल्ट के अंदर भी लोग पसोपेश में हैं, क्योंकि जिस तरीके से अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी की जो अदावत है वो सबके सामने है। और आपने ये भी देखा होगा कि लगभग पूरा चुनाव कैंपेन बीत चुका है, लेकिन अभी तक भी अशोक गहलोत और सचिन पायलट जी का इन्होंने हाथ तो मिलवाया केंद्रीय नेतृत्व ने, लेकिन अभी भी इनकी एक साथ कहीं कोई मीटिंग नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं लोगों को इस चीज का पूरा संशय है। और सचिन पायलट जी के बयान भी आप देखेंगे बहुत नपे तुले और बहुत सदे हुए बयान है, और दूसरी तरफ अशोक गहलोत जी के बयान। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वो जो समाज जो लामबंद होकर के वोटिंग करता है वो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से इस बार थोड़ा व्यथित है कांग्रेस को लेकर के। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इस बार का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस चुनाव लड़ते हुए और टक्कर में हो रही है, लेकिन चुनाव परिणाम जब आएंगे तो आपके सामने एक समझ लीजिए बहुत बड़ा चौंकाने वाले परिणाम आपके सामने नजर आएंगे। हाँ, अरबाज अहमद भी इस वक्त सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरबाज, चूंकि लगातार आप ग्राउंड में पहुंचते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, कुछ ऐसी सीटों का हम जिक्र कर रहे हैं जहां पर बहुत कम अंतर से हार या जीत तय होती है। उन सीटों पर अभी समीकरण क्या बन रहे हैं, और क्या निर्दलीय वहां पर भी खेल बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए कि जो राजस्थान में चुनाव रहा पिछले करीब आप देखें कि 2018 के चुनाव में 10 सीटें ऐसी थी जो बिलो 1000 यानी 1000 से नीचे के मत अंतर के साथ में जिसमें हार जीत का फैसला हो गया था। ऐसे में जो दोनों ही पार्टी हैं, चाहे कांग्रेस हैं चाहे बीजेपी, उन्होंने ऐसे अपने कैंडिडेट्स को रिपीट किया है जो बहुत कम मतों से हारे थे और जिनको लगता है कि वो इस बार जीत दर्ज कर सकते हैं। जिसमें आप देखिए कि राजस्थान में हम चाहे मकराना की बात
बात करें, हम चाहे पोखरण की बात करें, इसके अलावा बहुत सी ऐसी सीट थी जहाँ पर इस तरह की सिचुएशन हुई है। तो क्या है लोगों का मूड इस बार, क्या कह रहे हैं लोग, क्योंकि बड़ी संख्या में निर्दलीय भी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं इस बार? देखिए, जिस तरह की सिचुएशन रही है उसका हम आपको बता दें कि निर्दलीय करीब जो है 30 के करीब राजस्थान में सीटों पर ऐसे हैं जो त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय मुकाबला बना चुके हैं, क्योंकि राजस्थान में आप देखिए कि जो क्लियर मैंडेट की बात कही जाती रही है, जैसा कि पिछली बार आपने देखा था कि 2013 में जब चुनाव हुआ था तो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने स्वराज संकल्प यात्रा निकाली थी, उसके बाद में बड़ा बदलाव हुआ था। लेकिन 2018 में जब चुनाव हुए तो कांग्रेस जो था क्लियर मैंडेट के बहुत करीब पहुंच करके भी उसको बाद में क्रॉस करने में काफ़ी पापड़ पेलने पड़े थे, और आप ये देखिए कि 99 पर आंकड़ा आकर के अटका था और 107 तक उसे बाद में जो बसपा के कैंडिडेट जो विजयी बने थे उनको मिलाकर के सरकार को एक तरह से स्टेबिलिटी मिली थी। लेकिन इसमें भी बीच में आपने देखा कि एक लंबा दौर चला कि सचिन पायलट और उनके समर्थक मानेसर जाकर के बैठे, फिर हॉर्स ट्रेडिंग के इल्ज़ाम जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा लगाए गए, फिर उसके बाद में विधानसभा तक आकर के जो है यहाँ पर एक पूरा जो है वो पूरा राजनीतिक बड़ा ड्रामा देखने को मिला, जिसमें उन्होंने कोशिश की थी कि भाई वो अपना बहुमत साबित करें। लेकिन बाद में जो सचिन पायलट एंड टीम को उन्होंने मना लिया था, तो ऐसी स्थिति में आप ये मान करके चलिए कि इस बार के चुनाव में जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो दोनों तरफ की गणित को काफ़ी हद तक बिगाड़ सकते हैं और बना भी सकते हैं। अब ऐसे में कौन कितना उनको मना करके अपनी तरफ लाने में कामयाब रहता है, इसके ऊपर सबको ध्यान रखना होगा, क्योंकि देखिए कि बहुत नेक टू नेक फाइट है। जैसा कि हमने ग्रास रूट लेवल पर बहुत राजस्थान के अंदर अलग अलग जगह जाकर के देखा कि बीजेपी की जो कोर टीम है, जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, उन्होंने एडी चोटी का पूरा दम लगा दिया, कांग्रेस की पूरी टीम यहाँ पर पड़ी रही। लेकिन जो चेहरे हैं, जो बॉडी लैंग्वेज है, उससे आपको इस चीज़ का अंदाज़ा लग सकता है कि सिचुएशन कहीं ना कहीं। और अभी 2 दिन पहले आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री ने खुद ने प्रेस वार्ता करके बाकायदा हॉर्स ट्रेडिंग वाला वही मुद्दा उठाया जो कि उनको अंदेशा था कहीं ना कहीं कि फिर से वो नौबत आ सकती है, कहीं निर्दलीय उम्मीदवार अगर जीत करके आते हैं या उनकी ज़रूरत जो है स्पष्ट बहुमत लाने के लिए पड़ती है, तो ऐसे में हॉर्स ट्रेडिंग ना हो और स्पष्ट बहुमत जनता का मिले, तो ये सिचुएशन है। क्योंकि ग्राउंड पर कल सुबह देखिए कि 5:30 बजे मॉक पोलिंग शुरू हो जाएगी, 7 बजे से मतदान शुरू होगा, शाम को 6 बजे तक मतदान रहेगा। जैसा कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं प्रवीण गुप्ता, उन्होंने हमसे बातचीत की, उन्होंने बताया कि अभी जो रिवाइज्ड डाटा जारी किए गए हैं उसमें क्लियर है कि करीब 4 लाख बैलेट पेपर से मतदान जो है मतदान कार्मिकों के हो चुके हैं। और ग्राउंड पर वोटिंग परसेंटेज क्या रहती है, ये दोनों ही पार्टियों का जो सियासी भविष्य है उस परसेंटेज क्या रहता है। डिपेंड करेगा। हालांकि लगातार निर्वाचन विभाग की ओर से कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पोलिंग बूथ तक पहुंचे और अपने मतों का प्रयोग करें। मिथिलेश जैमिनी साहब, आपके पास आते हुए, क्योंकि 40 सीटों का हम जिक्र कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि ये बड़ा बदलाव कर पाएंगे सत्ता में? और साथ ही साथ ये भी बताइएगा, चूंकि ये वो सीट्स हैं जो बड़े ही कम अंतर के साथ हार या जीत तय करते हैं। 16 सीटों पर जीत का अंतर अगर हम बात करें तो 2 से 3% रहा। 11 सीटों पर जीत का अंतर 1 से 2% रहा। 13 सीटों पर डिफरेंस महज 1% से भी कम रहा। कैसे देखते हैं आप इसे? नहीं रहे जो मुद्दे भाजपा और कांग्रेस ने घड़े थे इन 24 घंटे के अंदर, न ईआरसीपी मुद्दा है न कुछ है, अब जात पात का खेल शुरू हो गया है। और आज की रात, जिसे कहते हैं चुनावी समीकरण में कत्ल की रात है, और उस कत्ल की रात में क्या होता है ये केवल सियासतदार जानते हैं। और उस खेल को कौन डाइवर्ट करता है, क्योंकि फ्लोटिंग वोट होता है 2 से 4%। पिछली बार राजस्थान में जो सरकार बनी वो 1,56,000 वोट ज़्यादा आए थे कांग्रेस के, लेकिन इस बार तकरीबन 22 लाख नए मतदाता जुड़ चुके हैं। ऐसे में 22 लाख मतदाता तय करेंगे किसकी ओर जाते हैं। अब उन्हें पेपर लीक लुभाता है या 4 लाख नौकरियों का वादा निभाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि यूथ बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और जिस तरीके से आज डिजाइन बॉक्स ने एक ट्वीट किया है उसमें साफ कर दिया है कि सचिन पायलट का कुछ नहीं बनने वाला है राजस्थान में। उन्होंने ट्वीट किया है लगातार 4थी बार अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनेंगे, जबकि वो ब्लू टिक है, चाहे तो मिटा सकते हैं, नीचे फिर लिखते हैं लगातार नहीं 4थी बार मुख्यमंत्री। यानी आप देख लीजिए साफ इरादे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साफ कह चुके हैं कि 199 सीटों पर मैं चुनाव लड़ रहा हूं, मेरे चेहरे को देख के वोट दीजिए। तो सचिन पायलट जो फैक्टर पिछली बार था, जिसने एक कैटलिस्ट की फॉर्म में काम किया राजस्थान के इलेक्शन में, पर्टिकुलर यूथ को कन्वेंस किया, और यूथ जो बीजेपी की तरफ था वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ।
वो अब किस तरफ जाता। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आरएलपी और जो बागी खड़े हुए हैं, पर्टिकुलर मारवाड़ में 33 सीटें हैं, 33 में से 16 पिछली बार कांग्रेस ने जीती थी, लेकिन इस बार अगर बात कर लें शिव सीट पर तो वहां रविंद्र सिंह भाटी एक नए नौजवान ने चुनौती दे रखी, वहां पंचकोणीय मुकाबला हो चुका है। ऐसी कई सीटें हैं जहां बहुत मुश्किल है, आरएलपी भी कई जगह चुनौतियां दे रही है। तो निश्चित रूप से इस बार का चुनाव नेक टू नेक फाइट है और हो सकता है डिसाइडिंग फैक्टर जो अशोक गहलोत को अंदेशा लग रहा है कि इस बार भी बराबर की भाजपा कांग्रेस में सीटें आती है, तो जो निर्दलीय और थर्ड फ्रंट है उसको कौन उठाएगा, कौन उसे बनाएगा। इसलिए बार बार वो कह रहे हैं कि मानेसर में क्या हुआ था, बागियों ने क्या किया था, यानी पूरा अंदेशा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मोदी जी जो सियासत के बड़े खिलाड़ी हैं वो समझ गए हैं, उन्होंने राजेश पायलट से लेकर सचिन पायलट तक और दूध में से मक्खी निकालने वाली बात कहकर पूरे माहौल को गरमा दिया है। और जयपुर में जो 4 दीवारी में उन्होंने रोड शो किया है, वो उनकी उम्मीद यही है कि वोट परसेंटेज बढ़ जाए। अगर वोट परसेंटेज बढ़ती है तो भाजपा को फायदा होता है। अगर हम पिछले चुनाव का आकलन कर लें, अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। और आप कह रहे हैं कि आज तक जब भी सरकार बनी है 1 से 1.5%, हाँ निश्चित तौर पर हर संभव 1 से 1.5% जब भी वोट बढ़ता है जब भाजपा की सीटें आती। हाँ सवाल सुन लीजिए पहले, क्योंकि सवाल यह है कि नोटा एक सिस्टम दिया है निर्वाचन विभाग ने, अगर आपको किसी भी पार्टी पर एतबार नहीं है तो आप नोटा दबाइए, इसका किसको फायदा और किसको नुकसान पहुंचेगा? देखिए, नोटा पढ़ाने जो दबाने वाले का जो नुकसान होता है वो पर्टिकुलर एक एलीट क्लास और जो बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल ग्रुप होता है उसको ये लगता है कि दोनों पार्टीज की पॉलिसीज में हमारे लिए ठीक नहीं है और वो बिल्कुल डेमोक्रेटिक वे में सोचते हैं और उस प्रोसेस को सोचते हुए कई बार नोटों का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका नुकसान किसको होगा, अब यूथ पे डिपेंड है कि यूथ किसको कन्वर्ट करता है, क्योंकि कहीं न कहीं जो मुद्दे हैं यूथ के, पेपर लीक और कई चीजें पे जो यूथ 4.5 साल परेशान रहा है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्वालिटी एजुकेशन नहीं है जो एक इंपॉर्टेंट चीज है। आपका जो घोषणा पत्र या संकल्प पत्र जो भी बनता है उसे अमली जामा, कानूनी अमली जामा नहीं है, वह वादे रह जाते हैं। अगर कई सालों के घोषणा पत्र पढ़ेंगे तो वही सूचनाएं होती है जो इससे उठकर उसको आती है। जो सबसे अहम बात है कि एक लीडरशिप, क्योंकि पार्टी जो कांग्रेस है वो कार्डर बेस्ड पार्टी तो है नहीं, वो तो लीडर बेस्ड पार्टी है। एक हीरोइज्म कोई पैदा कर देता है तो कांग्रेस सरकार आ जाती है। पिछली बार सचिन पायलट के प्रति दीवानगी थी तो सरकार आ गई। तो बीजेपी में क्या कार्डर बेस्ड पार्टी है, लेकिन बीजेपी में वसुंधरा राजे खेमा वही काम कर रहा है जो अशोक गहलोत कर रहे हैं। वसुंधरा राजे जो खेमा है वो कहीं न कहीं बीजेपी को निपटाने में है। कई सीटों पर उन्होंने अपने बागी और खड़े कर रखे हैं, चाहे आशु सिंह सूरपुरा झोटवाड़ा में हो तो राजपाल सिंह शेखावत को मसूदा में बैठा रखा है। अशोक परनामी काम नहीं कर रहे हैं तो अरुण चतुर्वेदी काम नहीं कर रहे हैं, तो सुरेंद्र पारिक काम नहीं कर रहे हैं तो कई जगह जितेंद्र मीणा, आशा मीणा इन्होंने खड़े कर रखे हैं। जब भवानी सिंह राजावत को एक फोन करके वसुंधरा मैडम बिठा सकती है, इसका मतलब मैडम को भी मनाने में देरी कर दी बीजेपी ने भी। 12 में जरूर एक फ्रेम में दोनों नजर आए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुस्कुराता हो वसुंधरा राजे का चेहरा। लेकिन जो सबसे अहम बात है कि वसुंधरा राजे भी चाहती है कि बीजेपी जी ठीक है। जो नर्वस 90 का गेम है, जो अशोक गहलोत भी चाहते हैं कि 90 के अंडर में रह जाए, तो मैं जोड़ तोड़ करके सरकार बना दूं, तो वसुंधरा राजे भी नर्वस 90 खिलाना चाहती है। बिल्कुल, तो इस बार चुनौतियां दोनों ही पार्टीज के लिए बड़ी हैं, न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस के लिए, और यही माना जा रहा है कि इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। निरंजन पोद्दार साहब, नोटा का जिक्र हमने किया और ये जाना कि किसका नुकसान किसका फायदा होगा, लेकिन नोट से क्या लग रहा है, क्योंकि लगातार कई प्रत्याशी से लेकर कई लोग नोट बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज एक तस्वीर हमने देखी, हालांकि हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन एक कांग्रेसी पार्षद नोट बांटते हुए नजर आए, धमकियां भी दी जा रही। क्या लग रहा है, चुनाव पर इसका भी असर पड़ेगा क्या? देखिए प्रियंका जी, निश्चित रूप से प्रत्येक चुनाव के अंदर ये लुभाने का और खरीदने का जो सिलसिला चलता है, ये धीरे धीरे करके अब मेरे हिसाब से पहले से इसके अंदर बहुत ज्यादा सुधार है, लेकिन ये अभी भी प्रत्येक चुनावों के अंदर पूरे भारत के अंदर ही ये परंपरा अभी खत्म नहीं हुई है। बात कर रहा हूं मैं किसी भी प्रकार का, चाहे वो नशा बांटने का हो, चाहे वो पैसा बांटने का हो। लेकिन यहाँ पे जैसे आपने नोटा का सवाल किया, देखिए इसके अंदर अगर मेरे अगर आप विचार सुनेंगे तो मेरे को ऐसा लगता है कि नोटा का नुकसान ज्यादातर मैंने देखा है भारतीय जनता पार्टी को होता है। उसका कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट पूरे देश के अंदर डेडिकेटेड वोट है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वोट
अगर पोलिंग करने जाएगा तो वो अपोजिशन को वोट देने में मतलब आप ये मान के चलिए कांग्रेस या अन्य किसी पार्टी को बटन दबाने में उनकी उंगली कहीं ना कहीं कांपती है, तो इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज है तो नोटा दबा देता है। अदरवाइज जो एंटी बीजेपी वोट है वो अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट देने जाता है तो वो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट करता है। तो एक बात तो ये, दूसरी बात प्रियंका जी देखिए, इस बार के चुनाव के अंदर मैं जहां तक विश्लेषण कर रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकटों का जो बंटवारा हुआ है उसके अंदर कई टिकटें ऐसी हैं जिनके अंदर मैंने देखा है कि इन्होंने अपना जो पुराना जो इनकी स्ट्रेंथ थी उसको बचाते हुए, हाँ ठीक है, अभी जैसे जैमिनी जी कह रहे थे कि कई जगह जो निर्दलीय उम्मीदवार खड़े करके और खेल बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, ये तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की लायबिलिटी है। लेकिन इस बार जैसे कई सीटों के ऊपर आप देखेंगे, नवलगढ़ की सीट के ऊपर राजकुमार शर्मा एक मजबूत कैंडिडेट शुरू से चलते आए, लेकिन इस बार विक्रम सिंह जाखड़ को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव मैदान में उतार दिया अपने टिकट के ऊपर, जो पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़कर के दूसरे नंबर पे रहे थे। मैं बात कर रहा हूं नवलगढ़ सीट की, या आप बात करें खंडेला की, दूसरी भाषा में आप यूं कहें कि शेखावाटी की जो 20-22 सीटें हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, वहां पे आज भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपने नुकसान को कवर करते हुए नजर आ रही है। और ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी शेखावाटी में बराबर की स्थिति में। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो जिस तरीके से इन्होंने बालकनाथ जी को इन्होंने तिजारा भेजा है, तिजारा से इनको चुनाव लड़ा रहे, और जिस तरीके से ये जो क्षेत्र है अलवर और ये गुजर बेल्ट का क्षेत्र है, कहने का तात्पर्य ये है कि इस बार जो भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र से जो रणनीति बनाई है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इनकी सटीक दिशा में उठाए हुए कदम है। और लेकिन इसका परिणाम जब 3 दिसंबर को आएगा तब ये सारे, अभी हम जो चर्चाएं कर रहे हैं सारे की सारी ये चीजें अनुमान और संभावनाओं के ऊपर निर्भर है, लेकिन 3 दिसंबर को बिल्कुल अभी सब कुछ अनुमान और संभावनाएं ही हैं, और नतीजे जब सामने आएंगे तो स्थिति भी साफ हो जाएगी। लेकिन एक बार आंकड़ों पर नजर डालते हुए उसके बाद अरबाज में आपके पास आऊंगी। आसीन सीट की बात करें तो यहां पर बीजेपी को 154 वोटों से जीत मिली थी, जीत का अंतर 0.08% मात्र था। तो वहीं पीलीबंगा में बीजेपी 278 वोटों से जीती थी, लेकिन वही जीत का अंतर जिसका लगातार हम जिक्र भी कर रहे हैं, बहुत कम डिफरेंस 0.12%। सिवाना से बीजेपी 957 वोटों से जीती थी, लेकिन जीत का अंतर 0.6% ही रहा था। पोखरण की बात करें तो यहां पर कांग्रेस को जीत मिली थी, 339 वोटों से जीती थी, और जीत का अंतर वैसे ही बहुत कम 0.04%। खितड़ी में भी कांग्रेस की जीत हुई थी, लेकिन ऐसे ही बहुत छोटे मार्जिन से। अरबाज, जयपुर पर आते हुए 19 विधानसभा की सीटें बीजेपी का गढ़ माना जाता है। 10 सीटें पिछली बार कांग्रेस को मिली, 6 बीजेपी को और बाकी अन्य को चली गई। इस बार प्रधानमंत्री के रोड शो का असर दिख रहा है क्या? क्योंकि जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो भव्य तस्वीरें सामने आई थी। देखिए, जयपुर शहर और जयपुर पूरा जो ज़िला है, इसमें जयपुर ग्रामीण भी शामिल है, जिसमें करीब 19 सीटें हैं। ये 19 सीटें एक तरह से रिफ्लेक्टर होती हैं कि भाई एक तरह का लिटमस टेस्ट होता है कि राजस्थान में क्या होने वाला है। यहाँ बहुमत अगर भाजपा का है 19 में से तो संभावना होती है भाजपा की सरकार बने। यहाँ बहुमत अगर कांग्रेस का है तो वैसा ही असरात जो है ढूंढाड़ के इस इलाके के अलावा मेवाड़ में, मारवाड़ में, हाड़ौती संभाग में और आपके ब्रज जो क्षेत्र हैं वहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। लेकिन इस बार जो है कहीं ना कहीं देखिए कि जो रोड शो हुआ है प्रधानमंत्री का खुद का, वो भी 4 दीवारी के उस इलाके में जो कि कांग्रेस की तीनों सीटें गढ़ मानी जा रही हैं और जिसमें मैक्सिमम वोटर जो हैं माइनॉरिटी के हैं और वो सपोर्ट करते आए हैं कांग्रेस को, क्योंकि इसमें देखिए आदर्श नगर है, हवा महल है और किशन पोल है। इन तीनों सीटों के ऊपर उन्होंने एक रोड शो के अंदर काम किया है। कितना कारगर होता है ये तो नतीजे बताएंगे, लेकिन ये एक तरह का बड़ा लिटमस टेस्ट है कि यहाँ पर अगर तीनों सीट में से एक भी सीट को कन्वर्ट करने में कामयाब हो जाते हैं तो आप ये मान करके चलिए कि पूरे राजस्थान में इस चीज़ का व्यापक असर नजर आएगा। क्योंकि आप देखिए कि 1 लाख करीब औसतन वोट है इन तीनों सीटों के ऊपर माइनॉरिटी के, और तीनों ही सीट पर जो या तो माइनॉरिटी सपोर्टेड हैं या दोनों माइनॉरिटी कैंडिडेट खड़े हुए हैं कांग्रेस की तरफ से। वहीं बीजेपी जो है कोर सनातन जो है एक इशूज और हार्डकोर एजेंडा लेकर के यहाँ पर फाइट कर रही है, जिसमें आदर्श नगर से रवि नैयर हैं, जो बाल मुकुंदाचार्य हैं वो हवा महल से फाइट कर रहे हैं, किशन पोल में जो चंद्र मनोहर बंटवाड़ा को यहाँ पर चांस दिया गया, एक नया चेहरा है। तो ये सिचुएशन है। और इतना ही नहीं, आप यहाँ पर आप देखिए कि झोटवाड़ा, विद्याधर नगर 2 बड़ी सीट हैं जिसमें जो स्टार सांसद हैं
बीजेपी के चेहरे हैं राजस्थान से, जिसमें दिया कुमारी हैं, जिसमें राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं, पूर्व मंत्री रहे, उन दोनों की साख दांव पर लगी हुई है। यहाँ पर जो आमेर सीट से बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि प्रशांत शर्मा के सामने चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पर ग्रास रूट लेवल पर कितने वो जाटों के वोट ले पाते हैं और कितने जो वहाँ पर अगर देखें बगवाड़ा जो ब्राह्मण हैं वो उनको सपोर्ट करता है, क्योंकि जो सामने खड़े हुए हैं कांग्रेस के कैंडिडेट वो पिछली बार भी बहुत कम मार्जिन से जो है हार गए थे। तो ये सिचुएशन है दांव पे लगे और यही वजह है कि अब शायद ही किसी प्रत्याशी को या किसी भी पार्टी के लीडर को नींद आएगी, क्योंकि न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस के लिए भी बड़ी चुनौती है सत्ता में बरकरार रहना। मिथिलेश जैमिनी साहब, चूंकि आप कई चुनाव देखते आ रहे हैं, अगर पिछले चुनाव पर नजर डालें तो जीत कांग्रेस की हुई थी लेकिन मार्जिन काफी कम रहा, और इस बार तो एंटी इनकम्बेंसी भी बड़ा फैक्टर है क्योंकि 30 सालों से रिवाज है। क्या ये लग रहा है वाकई इतना आसान होगा कांग्रेस के लिए कि वो रिवाज बदल डाले? देखिए, निश्चित रूप से अशोक गहलोत इसी चीज को भांप गए और इसीलिए कह रहे हैं कि अशोक गहलोत का चेहरा लड़ रहा है, क्योंकि 85 विधायक इन्होंने वही चेहरे उतार दिए हैं जहां एंटी इनकम्बेंसी से 6 से 7% वोटों का लॉस होता है। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है RJ 18 RJ 14। अभी जयपुर जिले की आप बात कर रहे थे, जयपुर जिले में एक नया फैक्टर चल रहा है, लोकल वर्सेस वोकल। लोकल के लिए वोकल हुई है, तो आप देखिए RJ 18 चोमू से बात कर लीजिए, सिखा जो मील है वो भी RJ 18 झुंझुनू की है। अगर हम बात कर ले कि उससे जुड़ी हुई सीट झोटवाड़ा की, वहां पर अभिषेक चौधरी को दिया गया है टिकट, वो भी रहने वाले लोहावट फागड़ के हैं। इसके अलावा बात कर ले हम उससे जुड़ी हुई सीट फुलेरा की, वहां पर जो विद्याधर चौधरी लड़ रहे हैं वो भी झुंझुनू के हैं। अगर हम बात कर ले आमेर की, सतीश पूनिया वो भी शेखावाटी के हैं। उससे बात कर ले हम तो कुल मिलाकर एक तो कास्ट इक्वेशन को कांग्रेस नहीं साध पाई। अगर 5 सीटें जो जुड़े हुए हैं, नावा, दाता, रामगढ़, झोटवाड़ा, फुलेरा और चोमू, पांचों पर जाट को दे दिया, जबकि यहाँ कुमावत भी है, यादव भी है। तो कहीं न कहीं जो जातिगत समीकरण, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल, तो जातिगत समीकरण भी खासा इंपॉर्टेंस रखते हैं चुनाव में हार या जीत तय करने के लिए। वक्त फिलहाल हमें इतने की इजाजत देता है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा के लिए। तो आज 39 सीटों पर हमने चर्चा की जो राजस्थान में बड़ा सियासी खेल कर सकते हैं। अब देखना खास होगा 3 दिसंबर को नतीजों में कि किसकी सरकार बनती है। नमस्कार।